सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल। आज इस वीडियो में हम भारत के भौतिक विभाजनों में जो तीसरा विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले उत्तरी पर्वतों, उत्तरी विशाल मैदान और दक्कन पठार आज करेंगे। इससे पहले ये दोनों हम कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार, हम ये जानते हैं कि भौतिक विभाजनों में जो सबसे ज्यादा विस्तारित या सबसे बड़ा जो भौतिक विभाजन है वो प्रायद्वीपीय पठार है। और यह भूभाग भारतीय जो भौगोलिक संरचना है उसमें सबसे प्राचीनतम भी है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। ये जो भाग है हम यहाँ से इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये जो दक्षिण वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा प्रायद्वीप है। और मेघालय का जो भाग है, जो गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों का मेघालय पठारी भाग है, ये भी एक तरह से प्रायद्वीप का ही एक्सटेंशन है। हम आगे इस बारे में देखेंगे। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, ये जो राजमहल है छोटा नागपुर पठार का जो पूर्वी भाग है, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बा एंगलोंग पठार तक है। उत्तर पूर्व में शिलोंग की बात ये कर रहा है। तो यहां तक ये इसका विस्तार है। उत्तर पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। ये उत्तर पश्चिम की बजाय उत्तर दक्षिण है, दक्षिण साउथ। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। अतः ये प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का ही एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो ये ऐसा बताया जाता है कि भारत के जो भौतिक विभाग हैं उनमें हिमालय है, उसका निर्माण बहुत अभी हुआ है, यानी इसीलिए उसे यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीप जो पठार है वो सबसे पुराना है और उसमें बहुत ज्यादा बदलाव भी हमें अभी तक देखने को मिले नहीं है, छोड़कर दक्कन ट्रैप वाला जो भाग है वहां लावा के जमाव को। इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में हम प्रायद्वीप की विभिन्न पहाड़ियों और पठारों का अध्ययन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो एक तरह से पठारी और पहाड़ी भागों के सम्मिश्रण से हुआ है। आप यदि ऊपर से चलेंगे तो अरावली, मालवा का पठार, ये मध्य भाग है, बुंदेलखंड वाला, बघेलखंड वाला, इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये जो भाग है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जिसमें विंध्यन, सतपुड़ा ये भी आ जाते हैं। गुजरात को भी इसी में हम अध्ययन करेंगे। छोटा नागपुर पठार है, तो ये छोटा नागपुर को हम पूर्वी पठारी भाग में देखेंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्व का पठारी भाग जो मेघालय वाला है। फिर ये जो बीच का भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसके पश्चिम में ये है पश्चिमी घाट वाला भाग और पूर्व में ये है पूर्वी घाट वाला भाग। और इसके अलावा दक्षिण के जो पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें नीलगिरी से लेकर और इलायची की पहाड़ियों तक वाला भाग है, ये भी इसी में शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी का एक तरह से मिला जुला अध्ययन है, वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम करते हैं। सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी इसका जो ढाल है, सामान्य जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसका हमें ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर, यानी इसका उत्तरी जो भाग है उसमें इसका ढाल उत्तर की तरफ हो जाता है, क्योंकि कुछ नदियां हैं जैसे सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलकर कहाँ जाती है, गंगा नदी में आ जाती है। इसी तरह
आपके जो अरावली है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड है, वहां से भी कुछ नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियों के रूप में या यमुना की सहायक नदियों के रूप में उत्तर की तरफ बहती हैं। तो वहां इसका ढाल उत्तर की तरफ है, लेकिन मूल रूप से जो दक्षिण वाला जो पठारी भाग है, जो ज्यादा बड़ा भाग है, उसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है कि उत्तर वाला भाग, और दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं ये अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है, क्योंकि ये नदियां हैं, ये ज्वार नद का निर्माण करती हैं, रिफ्ट घाटी का निर्माण करती हैं, इसलिए इनका भाव है वो पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण पर्वतीय एवं पठारी भागों के मिश्रण से हुआ है। इसमें मुख्य जो इकाइयां हैं उनमें पहली है केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन पठार, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। इनका हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है: गुजरात के पर्वतीय भाग, अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार और सतपुड़ा श्रेणी। बुंदेलखंड में हम बघेलखंड को भी देख लेंगे। गुजरात की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार हैं। सबसे पहले कच्छ की पहाड़ी देखिए, ये जो भाग है ये कच्छ की पहाड़ियां हैं। मांडव पहाड़ियां, बारदा, गिरनार की पहाड़ियां और गिर। गिर हम सब जानते हैं कि गिर एक क्षेत्र है जहाँ पे गिर सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क है, तो वो वाला भाग है, वहाँ कुछ छोटी पहाड़ियाँ, उनको गिर की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी, ये देखिए कि मुख्य रूप से राजस्थान में इसका विस्तार है। दिल्ली का जो भाग है वहाँ से दिल्ली रिज से लेकर और दक्षिण पश्चिम की तरफ गुजरात में पालनपुर तक इसका विस्तार है। ये करीब अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक करीब 800 किलोमीटर। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि 792 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अवशिष्ट का मतलब रेजिडुअल, यानी ये बहुत पहले बहुत बड़ा पर्वत रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे कटाव के कारण ये बचा हुआ और इसकी ऊंचाई कम हो गई। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो राजस्थान बांगड़ को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु जो है वो 570 मिलियन वर्ष बताई जाती है, यानी 57 करोड़ 57 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि विश्व के प्राचीनतम और भारत के प्राचीन पर्वतों में से अरावली पर्वत है। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवा क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवा क्षेत्र से अलग करते हैं। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवा क्षेत्र का उदाहरण है। जो लूनी है वो इस प्रकार से निकल के और यूं दक्षिण में जाती है। अरावली से निकलने वाली सूकरी और जवाई नदियां लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां भी हैं। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जल विभाजक भी है। हम यदि भारत के महान जल विभाजक की बात करें, ये नीली जो रेखा है ये है भारत का महान जल विभाजक या जल विभाजक रेखा भी इसे कहते हैं। इसका सामान्य सा मतलब है कि ये वो सीमा रेखा है जिसके पश्चिम के क्षेत्रों में वर्षा यदि होती है तो उसका बहाव पश्चिम की तरफ होगा नदियों के द्वारा, और पूर्व में होती है तो पूर्व की तरफ होगा। यानी इस रेखा ने अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। तो ये जो जल विभाजक रेखा है ये यहाँ से इस प्रकार से गुजरती है। ये देखिए ये अरावली वाला भाग है, तो अरावली के पश्चिम वाले भागों से नदियां इधर बहती हैं और पूर्व में इधर बहती हैं। फिर ये इस तरह से, और फिर ये देखिए सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी होगी उसके चारों तरफ से होकर और ये
दक्षिण में हम जानते हैं कि सारी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कुछ किनारे वाली जो नदियां हैं पश्चिमी घाट के कोस्टल एरियाज में, तटीय भागों में, वो फिर पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो अरावली भी एक जल विभाजक का कार्य करती है, जो पूर्व के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को पश्चिम के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है, जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है, इसी आबू पहाड़ी में जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है। और एक अन्य शिखर की यह बात की अरावली की, जो कुंभलगढ़ है। मेवाड़ का पठार इससे जुड़ा हुआ है। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। यानी आप कह सकते हैं कि अरावली है तो ये मेवाड़ पठार है, और ये मालवा का पठार है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवा क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर आता है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में बैसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहते हैं, या कह सकते हैं कि मालवा पठार का ही एक एक्सटेंशन है हाड़ौती का पठार। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र तक है। यहाँ बैसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, और इसीलिए मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिए काफी उपयोगी है। कपास यानी कॉटन। चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं, यानी बैडलैंड टोपोग्राफी इसे कहा जाता है। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जा रहे हैं, बुंदेलखंड का पठार है। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जिसमें जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा है, तथा मध्य प्रदेश के भी 7 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आदि आते हैं। यहाँ की ग्रेनाइट व नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपर्दन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का यहाँ विकास हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ की मृदा है वो लाल है। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। यानी बुंदेलखंड से उसी संरचना का एक और पठारी क्षेत्र है, जिसे हम बघेलखंड कहते हैं। विंध्यन श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं, यानी कैमूर पहाड़ियां। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नर्मदा है वो कहाँ बहती है, वो उत्तर में विंध्यन और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पार्श्वनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। पश्चिम से पूर्व यदि आप जाएं तो यही क्रम रहेगा। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, यानी धात्विक खनिज ज्यादा नहीं मिलेंगे, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अपवा क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवा क्षेत्र से अलग करती है। यानी दक्षिण और उत्तर भारत के बीच का यदि विभाजन यदि कोई करता है, जल विभाजक का कार्य जो करता है, वो विंध्यन श्रेणी करती है। फिर आती है सतपुड़ा श्रेणी। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है।
मैकाल जो श्रेणी है उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक का महत्व यह है कि यह एक रेडियल ड्रेनेज का अच्छा उदाहरण है। यानी रेडियल का मतलब कि यहां से अलग अलग दिशाओं में नदियां निकल कर जाती हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा व सोन नदी का उद्गम यहां से होता है। अमरकंटक से निकलने के बाद नर्मदा जो नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है और सोन नदी उत्तर की तरफ बहती हुई और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। तो अमरकंटक एक महत्वपूर्ण स्थान है अपवाह तंत्र की दृष्टि से। यह एक रेडियल ड्रेनेज का उदाहरण है। यह एक ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यानी किसके बीच में है ये पर्वत श्रेणी? नर्मदा और ताप्ती या तापी नदियों के बीच। फिर आता है पूर्वी पठारी भाग। ये देखिए मुख्य पठार जो है भारत के वो इसमें दिखाए गए हैं। मालवा की हमने बात की, बुंदेलखंड की हमने बात की, बघेलखंड, ये छोटा नागपुर काफी महत्वपूर्ण है। खनिजों की दृष्टि से अभी बात करेंगे। ये शिलोंग का पठार, ये दक्कन का पठार, ये तेलंगाना का पठार, ये कर्नाटक का पठार। यहाँ तेलंगाना का पठार है, इसे आंध्र का पठार भी कहते हैं, सी के भाग को। तो इस प्रकार से विभिन्न पठार जो है भारत में, इनमें जो पूर्वी पठारी भाग है जिनमें छोटा नागपुर पठार महत्वपूर्ण है, उसकी बात यहाँ हम कर रहे हैं। पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, ये वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ बेसिन, और दंडकारण्य का पठार, ये दंडकारण्य का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियां स्थित हैं। इसके उत्तरी भाग में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार है। यानी दो भाग इसके हम कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार के। उत्तर वाला जो भाग है उसे हम हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिण वाला जो भाग है उसे हम रांची का पठार कहते हैं। और इन दोनों के मध्य यानी हजारीबाग पठार और रांची के पठार के बीच से एक महत्वपूर्ण नदी जिसे हम दामोदर नदी के नाम से जानते हैं वो बहती है। यह छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी भी है। दामोदर नदी बेसिन है वो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग जो पठार है, जो उत्तर वाला भाग है, उसकी चोटी पार्श्वनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे हम हुंड्रू जलप्रपात के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि कहा जाता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। यानी जो उठ गया हो, धीरे धीरे जिसका उठाव हो गया हो, उत्थित स्थलाकृति या भूखंड का यह एक अच्छा उदाहरण बताया गया है। छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अवतलन यानी बैठना। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर की रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग होता है। यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां जिसमें शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है। फिर आता है दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। भारत में टिन धातु जो है वो दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी पठार यानी मेघालय का जो पठार है या शिलोंग का पठार है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है, एक्सटेंशन है।
जो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि मानचित्र में आप देखें तो ये है छोटा नागपुर पठार या प्रायद्वीपीय पठार का भाग, और ये शिलोंग का या मेघालय का पठार है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ एक रिफ्ट के कारण ये जो भाग है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाला भाग, यहाँ पे एक गैप बन गया जिसे हम गारो राजमहल गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप। तो उसके कारण ये एक दूसरे से अलग हो गए। वैसे संरचना की दृष्टि से ये एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ की संरचना सेम वैसी है जहां जैसी प्रायद्वीपीय पठार की है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकीर आदि पहाड़ियां हैं जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र का जो कीप रूप है यानी कीप की तरह जो उसका संरचना है, उसके कारण यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है, और यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मौसिनराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक जो मेघालय में है वो अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। ये मालदा गैप जो अभी बताया मैंने, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का जो राजमहल पर्वत है वो मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसीलिए इसको राजमहल गारो गैप कहते हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में इसे मालदा गैप कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हो गया, और इस डेल्टाई मैदान में पीठ मृदा की उपलब्धता के कारण यहाँ मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला सुंदरबन जो है वो भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। फिर दक्कन का पठार, ये जो भाग है इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। ये तापी नदी है हमारी, इसके दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। दक्कन ट्रेप यानी इसका उत्तर वाला जो भाग है ये दक्कन ट्रेप है। कर्नाटक का पठार, ये जो भाग है कर्नाटक का पठार है, और ये इधर पूर्वी जो भाग है ये आंध्र का पठार है। इस तरह तीन इसके भाग हम कह सकते हैं। दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ, इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। फिर आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाद कहते हैं। बाबा बुदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्यानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख बाबा बुदान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आयरन ओर के लिए काफी प्रमुख स्थान है ये। लोहा अयस्क यहाँ काफी मात्रा में पाया जाता है। मलनाद से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। यदि हम कह सकते हैं कर्नाटक पठार के दो भाग हो गए, जो ऊंचाई वाला भाग है वो मलनाद है, और जो नीचे वाला भाग है उसे मैदान का है, जिसमें औसत से अधिक ऊंचाई वाले मैदानी क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार या मैसूर का पठार कहा जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लोहे अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अफवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे जोग या गैर सोपा जलप्रपात कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे आजकल माना जाता है। कुंचिकल
जो कि शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण नई चीज है, कूचिकल जलप्रपात। इससे पहले हम जोग फॉल को सबसे ऊंचा मानते थे, लेकिन कूचिकल जो जलप्रपात है जो 455 मीटर ऊंचाई का है, वो अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया जाता है। आंध्र का पठार, आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहां वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का उत्तरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र यानी दक्षिण के जो पठारी क्षेत्र हैं, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां आदि आती हैं। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। यानी नीलगिरी वाला जो भाग है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां एक दूसरे से मिलते हैं वहां स्थित है नीलगिरी पर्वत। इसलिए हम कहते हैं कि नीलगिरी जो पर्वत है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है। अन्नामलाई ये उससे दक्षिण में है। पर्वत की चोटी अनाईमुदी ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच ही पालघाट दर्रा स्थित है, जो पलकड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सैनकोटा दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ये कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं दक्षिण के। नीलगिरी ये वाला जो भाग है ये नीलगिरी वाला है। अन्नामलाई ये अन्नामलाई है, ये वाला भाग। ये कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां हैं। ये पालनी हिल्स वाला भाग है। सेवराय, जावड़ी, जवादी, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये बीच में ये इन स्थानों पे आते हैं। और नल्लामलाई, नल्लामल्ला हिल्स। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो दक्षिणी भारत में स्थित हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर है। महाबलेश्वर, कालसुबई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने यानी महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवस्वलंबन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। यानी पश्चिमी ढाल क्या है? तीव्र है। ये महत्वपूर्ण बात है ना। तो अरब सागर इसका जो स्थल का जो एक भाग है वो अरब सागर में नीचे धस गया, तो उसके कारण इसका निर्माण हुआ। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नद का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ये प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, जहां से पश्चिम से पूर्व जो पश्चिमी घाट है उसके मध्य से आवागमन या परिवहन की सुविधा मिली हुई है। एक महाराष्ट्र में थाल घाट है, ये देखिए ये स्थान जो है थाल घाट का है। फिर उसके दक्षिण में है भोर घाट, ये देखिए। तो थाल घाट जो है वो मुंबई और नासिक को मिलाता है।
भोर घाट मुंबई और पुणे के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और दक्षिण में आप जाएंगे केरल में तो पाल घाट आता है जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को मिलाता है, ये देखिए। और लास्ट में सैनकोटा गैप जो केरल में ही है, त्रिवेंद्रपुरम और मदुराई के मध्य जोड़ने का काम ये करता है। तो ये चार महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा गैप। पूर्वी घाट, भारत का पूर्वी घाट एक असतत यानी लगातार नहीं होना श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पल्लार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपर्दन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलकोंडा श्रेणी कहा गया है और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा गया है। पूर्वी घाट में कंटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे जवादी, सेवरोय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है और अंत में नीलगिरी में ये मिल जाते हैं। ये मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी घाट पे आके हम इसकी चर्चा खत्म करते हैं प्रायद्वीप की। तो बहुत से पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों के मिश्रण से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है, जिसमें आपका मध्य उच्च भूमि है, पूर्वी पठारी भाग है, उत्तर पूर्वी पठारी भाग है, दक्कन का पठारी भाग है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र हैं। ये सभी प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। इसके बाद हम कुछ चर्चा करते हैं कि कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम बात करें। कुछ बिंदु हैं जो हमने लिखे हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? हम ये जानते हैं छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि बहुत ज्यादा मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। भारत में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है जो पश्चिम की तरफ बहती है, और दामोदर नदी जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर बहती है। उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी है? हमने बात की थी विंध्यन। संसार की सबसे पुरानी यानी सर्वाधिक पुरानी पर्वत कौन सा है? अरावली। कितने वर्ष पुरानी है? 570 मिलियन वर्ष या 57 करोड़ वर्ष पूर्व की पर्वत श्रृंखला है। मालदा गैप द्वारा पृथक कौन होता है? प्रायद्वीप तथा मेघालय का पठार, या हम कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। हिमालय और नीलगिरी के मध्य भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई यानी अन्नाईमुदी, उनके बीच में यदि कोई शिखर सबसे ऊंचा है तो वो है गुरु शिखर जो अरावली में है। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर नोक्रेक। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? मैकाल श्रेणी। मैकाल, क्योंकि सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है ये मैकाल। और अमरकंटक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रेडियल ड्रेनेज का उदाहरण है, यहाँ से सोन नदी और नर्मदा निकलती हैं। पश्चिमी घाट की उच्चतम कालसुबई किस पर्वत श्रेणी में है? उच्चतम जो श्रेणी है कालसुबई वो हरिश्चंद्र श्रेणी में है। दक्षिणी भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित अनाईमुडी। पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर्वत। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहाँ मिलते हैं पश्चिम में पूर्वी घाट? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी का उच्चतम शिखर कौन सा है? दोदा बेटा। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है पार्श्वनाथ। कार्डमम पहाड़ियां या जिन्हें हम इलायची की पहाड़ियां कहते हैं किन राज्यों की सीमा पर है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कृष्णा, तुंगभद्रा व कावेरी नदियां किस पठार से प्रवाहित होती हैं? तो कर्नाटक पठार से प्रवाहित होती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है कौन सी पर्वत श्रेणियों में? हम जानते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अनाईमुदी जिसका नाम है। निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल। सबसे पहले क्या आता है? विंध्याचल आता है। उनके बीच से विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच क्या बहती है? नर्मदा, तो वो आएगी, फिर सतपुड़ा और फिर ताप्ती। ये क्रम है इनका। पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां नीलगिरी पहाड़ियां हैं।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्न पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम बताइए। अन्नामलाई, पालनी और इलायची। इनका सही क्रम क्या है? यही क्रम है, अन्नामलाई है, फिर पालनी आती है, फिर इलायची की पहाड़ियां यानी कार्डमम पहाड़ियां। इनको दक्षिणी भारत या भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो कौन सा क्रम हो गया? 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया। निम्न में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। हम ये जानते हैं, थाल घाट पहले आता है, फिर भोर घाट आता है और फिर पाल घाट आता है। थाल घाट मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे और पाल घाट पलक्कड़ से आपके कोयम्बटूर। ठीक है। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाई, हमने बात कर ली। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की और कौन सा क्रम है? ये देखिए, इन्होंने बताया था, सतपुड़ा है, फिर महादेव आता है, फिर मैकाल आता है, फिर छोटा नागपुर पठार आता है। ये इनका क्रम है, तो ये इसका सही आंसर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो नॉर्मली प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारी तैयारी उसी आधार पे हमें आगे बढ़ानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और जो भी आपने इसमें अध्ययन किया है उसे आप लिखें और इसका रिवीजन करें ताकि आपको काफ़ी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।